महाराष्ट्र में विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना शिंदे गुट को असली शिवसेना माना है। विधानसभा स्पीकर ने अपने फैसले में कहा है कि 21 जून 2022 को जब शिवसेना में दो गुट बटे तो शिवसेना की जो शिंदे गुट है वो असली राजनीतिक दल था और इसीलिए सुनील प्रभु का विप उस तारीख के बाद लागू नहीं होता है और इसीलिए विप के रूप में भरत गोगावले की नियुक्ति भी सही है। स्पीकर ने यह भी साफ किया है कि शिवसेना के दोनों ही गुटों के किसी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया जा रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि स्पीकर ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है। स्पीकर के पास ये दल बदल कानून को मजबूत करने का अवसर था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो जनता को साथ लेकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और स्पीकर के ताजा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। महाराष्ट्र में हुए इस फैसले से कई सवाल जन्मे हैं। सवाल है कि क्या अब पार्टियों में टूट कराने वाली शक्तियां बिना कानूनी डर के आसानी से विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त करती रहेंगी? क्या महाराष्ट्र के इस प्रकरण से दल बदल कानून कमजोर साबित हो रहा है और क्या उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना बचा पाएंगे? उनके पास अब कानूनी विकल्प क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आइए देखते हैं कि आज के स्ट्रेट टॉक के हमारे सवाल क्या है। एक नज़र इन सवालों पर डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में जो ये हुआ है इसे राजनीतिक पटल पर किस तरह से लिया जाना चाहिए। सवाल है कि क्या शिंदे गुट को असली शिवसेना बताना दल बदल कानून के अनुरूप है? क्या महाराष्ट्र स्पीकर का फैसला दल बदल को बढ़ावा देगा? उद्धव ठाकरे के पास अब क्या कानूनी विकल्प बचा है? स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के विधायकों को अयोग्य क्यों नहीं ठहराया? अगर सही दल शिंदे गुट है तो फिर सही दल उद्धव ठाकरे गुट कैसे हो गया? ये तमाम सवाल हैं जिन पर समझे जाने की जरूरत है क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के बारे में और एक बड़ी चिंता ये रही है, लंबे समय से रही है कि दल बदल जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को नुकसान पहुंचाता आया है और इसीलिए कठोर कानून बनाएंगे। लेकिन जो कानून है क्या उसकी सुचिता को वाकई में स्पीकर के फैसले ने ध्यान में रखा है या फिर कानून की जो लूपहोल्स होते हैं, जो कुछ कमी रह जाती है, उसका फ़ायदा उठाया गया है? हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, अभय कुमार दानगे जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अभय कुमार सर आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्ट्रेट टॉक में। और अरुण दीक्षित सर भी जुड़ रहे हैं जो कि लंबे समय से टाइम्स ग्रुप के साथ भी रहे हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्ट्रेट टॉक में जुड़ने के लिए। जी अभय कुमार सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। महाराष्ट्र में इस वक्त जो फैसला स्पीकर का आया उसके बाद किस तरह की राजनीतिक हलचल है? क्या ये जो फैसला आया पहले से इसकी अपेक्षा की जा रही थी या कुछ उम्मीद थी कि उद्धव गुट को हो सकता है कि इस फैसले के जरिए राहत मिल जाए, और जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो समर्थक है उद्धव गुट के उनका क्या कहना है या फिर जो वोटर है उद्धव गुट के उनका क्या कहना है? अभय कुमार सर जी, इसके अंदर जो अभी जो निर्णय आया है वो निर्णय सभी को अपेक्षित नहीं था। जो 16 विधायक है जी एकनाथ शिंदे गट के, उनको उन्होंने पात्र रखा है, उनको अपात्र नहीं किया है जी। उस बारे में भी पिछले 1.5 साल से जो चर्चा थी उस चर्चा को भी अभी एक तरह से पूर्ण विराम मिला है। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे जो गट है उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए दरवाजे खुले हैं। इसके अंदर सबसे मेन बात जो है वो इलेक्शन कमीशन को 2018 में जो चेंजेस किए गए थे उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के अंदर, वो चेंजेस इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म नहीं करने की वजह से कल का जो निर्णय आया है वो एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में आया है। जी, तो आपने कहा ये अपेक्षित नहीं था, यानी कि स्पीकर से ये माना जा रहा था कि कुछ ऐसा आएगा कि उद्धव गुट को जो है एक बड़ी राहत दे दी जाएगी, यानी कि अपेक्षा ये पत्रकार वर्ग में ये बातें थी या फिर जो वोटर है वो अपेक्षा कर रहा था? नहीं, सभी दलों का भी जो कहना था। देखिए, अभी इस निर्णय की वजह से
एक अलग व्यू जो है वो पूरे देश भर में आ जाएगा। अभी जैसा हम लोग बता रहे थे कि अगर समझो कहीं विधायक फोड़ना है, कहीं अगर एमपी को अगर फोड़ना है, तो फिर इस आधार के ऊपर अभी देखिए शरद पवार जी की पार्टी का जो हुआ है जी वही फायदा अभी अजित पवार गुट को भी इन फ्यूचर महाराष्ट्र में मिल सकता है। कल का बिल्कुल रिजल्ट यानी अगर देखें, जी इसकी वजह से जो एक अलग मैसेज है वो पूरा एक अलग मैसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाएगा, इतना पक्का। बिल्कुल आपने सही कहा। और महाराष्ट्र का जो ये मसला है ये एक बड़ा राजनीतिक मसला है और इस मसले का जो असर है पूरे के पूरे भारत में, जो इस तरह की शक्तियां हैं जो दल बदल में लगी रहती है, सरकार की तोड़फोड़ में लगी रहती है अपने फायदे के लिए। प्रकाश हिंदुस्तानी सर, आप महाराष्ट्र में जो स्पीकर का जो फैसला आया है, अभय कुमार जी कह रहे हैं कि अपेक्षित नहीं था, क्या आपको इसकी अपेक्षा थी? क्योंकि अगर एक दिन पहले ही स्पीकर जाकर एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मिलते हैं और खुद उद्धव ठाकरे कहते हैं कि एक न्याय करने वाले को एक आरोपी से मिलना कितना उचित माना जाए। अनम्यूट कर ले सर। नेहा जी, जो फैसला स्पीकर एक सप्ताह में या 15 दिन में ले सकते थे उसके लिए उन्होंने 18 महीने 18 दिन लगाए। पहली बात क्यों लगाए? क्योंकि वो इसी गुंताड़े में थे, इस फितरत में थे कि कैसे शिंदे को बचाया जाए, शिंदे की सरकार को बचाया जाए। क्योंकि नार्वेकर जी खुद ही दल बदल के काफी महारत उनको हासिल है, खुद भी 2-3 बार पार्टियां बदल चुके हैं, तो पार्टियां बदलने का अनुभव उन्हें काफी अच्छा है। और जो बात प्रियंका चतुर्वेदी ने, जो उद्धव गुट की सांसद है, उन्होंने कहा, एक ट्वीट किया, वो मुझे बिल्कुल मौजू लगा। उन्होंने कहा कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पुरानी बात हो गई, लेकिन अब वही होता है भारत में जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है। तो बिल्कुल वही बातें हुई है। जो फैसला हुआ है उस फैसले को लेकर ये अपेक्षा थी नहीं कि ऐसा होगा। लेकिन आप ये बात भी देखिए कि नार्वेकर साहब ने, स्पीकर ने दूसरे गुट को, यानी उद्धव ठाकरे के गुट को अमान्य नहीं किया, उनके सदस्यों की सदस्यता को अमान्य नहीं किया। चाहते तो वो कर सकते थे कि ये लोग उन्हें दल बदल मानते, लेकिन इतनी नैतिकता उनमें बची रही कि वो हिम्मत नहीं हुई कि वो इतना करते। बीच में एक बार ये खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र में फैसला होने वाला है, शिंदे की सरकार जाने वाली है, शिंदे की सरकार जाने वाली है, लेकिन शिंदे जी गए नहीं। और एक रास्ता एनसीपी के लोगों को दिखा दिया गया है कि ये रास्ता है। अब कुछ गलतियां उद्धव ठाकरे की भी गिनाई जाती कि जब संविधान में परिवर्तन किया, पार्टी के संविधान में परिवर्तन किया, तो उस पार्टी के संविधान परिवर्तन की सूचना चुनाव आयोग को उन्होंने नहीं दी, चुनाव आयोग को रजिस्टर नहीं किया। और ये एक कारण रहा उद्धव ठाकरे की पराजय का, उनके पराभव का। बाल ठाकरे के निधन के बाद जो संविधान संशोधन किया था जी, उसे चुनाव आयोग में पंजीकृत कराना था, उसने नहीं कराया। तो इतने तकनीकी मामले हो गए। लेकिन मोटी बात तो यह है कि जिसके साथ ज्यादा विधायक वो बड़ी पार्टी, वो मुख्य पार्टी, ये बात आम लोग तो ये मानते हैं। लेकिन कोई भी शिंदे को शिवसेना का प्रतिनिधि, असली शिवसेना महाराष्ट्र के लोग मानते हो, मुझे इसमें शक है। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हैं, ठाकरे शिवसेना मतलब ठाकरे, यही बात लोगों के जहन में आती कि शिवसेना मतलब ठाकरे। तो किस तरह शिवसेना हटी, किस तरह शिवसेना में विघटन हुआ, यह अपेक्षित नहीं था। अभी लोकसभा में भी ज्यादा सांसद शिंदे गुट के हैं और विधानसभा में भी। तो एक तरह से शिंदे फिलहाल तो किंग है और उन्हें झटका लगने, शिंदे को ठाकरे ने झटके बहुत दिए हैं, लेकिन शिंदे ने भी एक बार झटका दे दिया है जी। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने में कितना समय लगता है ये बात सब जानते हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा समय निकले, इतना समय भी लग जाए कि महाराष्ट्र में चुनाव की बेला आ जाए। शुक्ला जी जी। नेहा जी, आइए अरुण दीक्षित जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि इस मामले को, महाराष्ट्र के इस शिवसेना मामले को सर अब कैसे देखा जाना चाहिए। क्योंकि
लगभग हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में ही सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर सरकारें तोड़ी गई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों में टूट हुई और एमएलए की खरीद फरोख्त भी सामने आई। और इसीलिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, बार बार उस पर भी पूछा जाता है कि क्या ये इस कानून को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। आपके नजरिए से आप महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है इसको किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए नेहा जी, एक बात बहुत साफ है, जैसे हमको भारत में ये पता है कि सूरज पूरब से निकलता है, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र और देश में लोगों को पता है कि शिवसेना ठाकरे की है। अब राहुल नार्वेकर अगर एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंप देते हैं तो जनता तो नहीं मानेगी, ये तो बहुत साफ है। पर आपको एक बात बताऊं, जो पिछले 10 साल से देश में शुरू हुई रही राजनीति, हालांकि दल बदल पहले भी हुआ और भजनलाल जाने गए इस काम के लिए, शुरुआत बहुत पहले हुई थी जी। पर अब जो हुआ है, अब बहुमत या कानूनी किसी स्थिति की कोई महत्ता नहीं रही है। अब ऐसे देखें कि महाराष्ट्र में ही जब चुनाव हुए थे तो शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर लड़े थे। 19 की बात है, अक्टूबर 19 में चुनाव हुए थे। लेकिन जब आपस में मतभेद रहे, उसके बाद सरकार नहीं बन पाई, तो अचानक नवंबर 19 में एक घटनाक्रम हुआ कि सुबह तड़के भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल थे, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को शपथ दिला दी। हालांकि कुछ घंटे ही सरकार चली, बाद में वो सरकार गिर गई, लेकिन तब राजभवन तक उस तमाशे में शामिल हुआ। पता था कि ये बहुमत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो शपथ दिलाई गई। बाद में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की मिलकर सरकार बनी। तो जो सरकार बनी, उस सरकार को लंबा समय चली भी, लेकिन अचानक चूंकि बदला लेना था। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि भारत में बदले की राजनीति है। 19 में ये महाराष्ट्र में जो है वह नहीं कुछ कर पाए, तो 20 में पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई। वहां भी क्या ये हुआ कि भाई विधायकों ने इस्तीफे दिए, कांग्रेस के विधायक गए और इस्तीफा देके दोबारा वो चुनाव लड़के आए, उनका बहुमत बन गया। लेकिन महाराष्ट्र में है, पहले नवंबर में सरकार बनी, गिरी, फिर जून 22 में आते आते उन्होंने जो है वो सरकार इस तरह नहीं गिराई, तो इस तरह से शिवसेना का ही विभाजन करा दिया। अब कौन मानेगा शिवसेना जो है वो ठाकरे की नहीं है, एकनाथ शिंदे की है। एक जो टेक्निकल बात आई कि ये कहा गया कि जो संविधान 2018 में बदला गया जी, ये वो चुनाव आयोग को नहीं बताया गया, तो कौन नहीं जानता है। ये जो चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें जिनका बहाना लेके, अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता रहा, उसके बाद भी एकनाथ शिंदे ने वो हिम्मत नहीं जुटाई, एकनाथ शिंदे आगे नहीं आए और राहुल नार्वेकर ने फैसला नहीं किया जी। अब माना जा रहा था कि अगर एकनाथ शिंदे सही फैसला देंगे, राहुल नार्वेकर एक सही फैसला देंगे, तो शिंदे भी जाएंगे और ठाकरे भी जाएंगे, तो क्या होता, फिर सरकार गिरती। हालांकि बीजेपी ने अजित पवार को लेकर अपने साथ लाकर उनको भी अपनी पार्टी में अपने साथ तो शामिल किया, सरकार में शामिल किया, वो भी डिप्टी सीएम है। अब सबसे मजे की बात है कि सबसे कम विधायक वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कम विधायक वाले अजित पवार उप मुख्यमंत्री, और सबसे ज्यादा विधायक वाले जो हैं देवेंद्र फडणवीस, वो उप मुख्यमंत्री हैं। अब सरकार कौन चला रहा है ये दुनिया जानती है, मुख्यमंत्री कैसे हैं, किस हैसियत से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट को तो तथ्य और सबूत चाहिए, चुनाव आयोग भी भाई 2018 का संविधान पार्टी का था, ये 2022 की घटना है जी। तो उसको नहीं ध्यान दिया गया। तो मैं ये साफ कहता हूं कि जो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, ये एक व्यक्तिगत रंजिश के तहत एक पूरी चेन के साथ काम किया गया। और सबसे बड़ी की बात यह है कि चलिए शिवसेना के विभाजन पर अगर आपने एक पक्ष नहीं माना, तो एक पक्ष को ये तो मानो कि ये असली है, नकली है। अब नकली वाला अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे नकली है, तो उनकी भी मान्यता बरकरार है, और एकनाथ शिंदे असली, तो उनकी भी बरकरार है। तो ये तो मतलब नहीं है ना। ये हमारे देश के लिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये फैसला बहुत ही घातक है, क्योंकि इस तरह मान लीजिए कल को एक उद्योगपति आता है और वो हर सांसद को 50 करोड़ रुपए देके अपने साथ कर लेता, तो क्या लोकसभा चल पाएगी, क्या सरकार चल पाएगी? ये नया दरवाजा खोला है, ये अस्थिरता का एक नया दौर आएगा। राहुल नार्वेकर इतिहास में इस बात के लिए जाने जाएंगे कि वो एक अच्छा फैसला कर सकते थे, लेकिन कुल 10 महीने के लिए एक सरकार बचाने के लिए
उन्होंने वो फैसला किया है जिसके लिए वो हमेशा इस बात के लिए याद किए जाएंगे, अगर वो सही फैसला करते तो देश की दिशा राजनीति बदल सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद दबाव में है और जो करवा रहे हैं उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि कल को वो भी कमजोर हो सकते हैं। कल को कोई ताकत अगर भाजपा के सांसद खरीद ले तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, सवाल ये है। तो ये जो चीज है इस पर अभी भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा और हम उम्मीद करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो बार बार टाल रहा था कि अध्यक्ष फैसला करें, अब उसे आगे आके सही फैसला करना हो। जी, सुप्रीम कोर्ट पर जो है आप कह रहे हैं भरोसा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले में लगातार जिस तरह से एक फैसला ही दिया कि अगर इस्तीफा नहीं दिया होता, माना सुप्रीम कोर्ट ने कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो गलत तरीके से गिराई गई, लेकिन फिर साथ में ये भी कहा कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हो सकता था कि जो है आपकी सरकार बच जाती। अगर इस तरह की टीका टिप्पणी सामने आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे आप कैसे भरोसा करें? देखिए अब वही है, अगर पुरानी बात हो गई, लेकिन आज की स्थिति में अब वापस सुप्रीम कोर्ट के पास बॉल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कोई फैसला भी नहीं है कि तुम भी रहो, सिंधे भी रहे, ठाकरे भी रहे, तो फिर क्या फैसला है? बिल्कुल। अभय जी से गलत कहाँ हुआ? जी, बंटवारा अगर हुआ, अलग हुए तो एक वैध और एक अवैध तो होगा। तो वो नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा। जी, अभय जी से समझ लेते हैं। अभय जी, क्या वजह रही होगी कि राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट वाली शिवसेना के विधायकों को भी जो है अपात्र घोषित नहीं किया, उसको अयोग्य नहीं ठहराया? अगर शिंदे गुट के विधायक योग्य है तो फिर यूबीटी गुट के विधायक कैसे योग्य हो सकते हैं? इस फैसले की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि प्रकाश सर तो कह रहे कि नैतिकता उन्होंने इतनी निभाई कि उनको अयोग्य नहीं ठहराया। तो क्या ये नैतिकता थी या फिर एक सहानुभूति जो उद्धव गुट के साथ लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, उसका डर? आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, इसके अंदर जो निर्णय लिया गया है उसको कहीं ना कहीं कायदे का आधार है, लॉ का आधार है। उन्होंने ऐसा पूरा आउट ऑफ द वे जाकर भी निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वहां पर जो अवेलेबल है, जैसे कि अभी 2018 की हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो चेंजेस करना था वो निवडणूक आयोग के पास चेंजेस नहीं करने की वजह से उनको वो कल का वक्त आया है। और दूसरी मेन बात जो है इसके अंदर, जो शिवसेना प्रमुख थे बाला साहब जी ठाकरे, उनको शिवसेना प्रमुख यह नाम लगाया जाता था, आज भी लगाया जाता है। लेकिन उनके निधन के बाद में, उनके मृत्यु पर, जब उद्धव जी ने खुद को शिवसेना प्रमुख नहीं कहे ऐसा खुद जाहिर किया था, उसके बदले में उन्होंने बोला था कि मुझे पक्ष प्रमुख कहा जाए, एक पक्ष का प्रमुख कहा जाए। ठीक है, वो भी बात जो है वो लीगली बहुत मायने रखती है। इस वजह से जो है नार्वेकर जी ने जो रिजल्ट दिया है उसको कहीं ना कहीं लॉ का भी आधार है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि दोनों गुट क्या सही हो सकते हैं? अगर एक असली है तो एक नकली तो हो ही सकती है, दोनों ही असली कैसे हो सकते हैं? देखो, उन्होंने अपात्र किसी को भी नहीं किया है जी, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो है वो अभी जाती है पक्ष की एकनाथ शिंदे जी के पास। और जिस वक्त उन्होंने फैसला लिया था पक्ष से बाहर जाने का, उस वक्त का जो उनका जो घटना जो है, पक्ष की जो घटना होती है, उसके अंदर के जो लूप होल्स हम जिसे कहेंगे, वो लूप होल्स का ही फायदा एकनाथ शिंदे जी को भी मिला है। और कहीं ना कहीं उसका भी बेस जो है उद्धव ठाकरे जी के आमदारों को अपात्र नहीं करने के लिए, उसका भी बेनिफिट उनको मिला है उद्धव जी के गठ को। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश सर, मैं ये समझना चाहती हूँ कि बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें कही जाती हैं कि आधार बन गया है कि राहुल नार्वेकर ने इस तरह का फैसला लिया है। वो टेक्निकल चीज़ें तो एक साथ हैं ही, लेकिन मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अब आगे क्या महाराष्ट्र में, अब इसके बाद आप क्या परिस्थिति देखते हैं कि शिवसेना के पास क्या जो है विकल्प खुला हुआ है? क्या वो जनता को लड़ाई में ले ले और जो उसके विधायक है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और खुलकर जो है, जो एक परसेप्शन है, जैसे हमने देखा कि पिछले कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं कि सहानुभूति जो है वो उद्धव ठाकरे गुट के प्रति है,
तो क्या इस सहानुभूति का राजनीतिक तौर पर और ज्यादा मजबूती से वो रख पाए, इसके लिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी हैं, और सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट को ही क्यों, पूरी की पूरी जो महाविकास आघाड़ी सरकार थी जिस तरह से गिराई गई, क्या सभी विधायकों को नहीं खुलकर सड़क पर आ जाना चाहिए? प्रकाश सर। नेहा जी, विरोध जरूर करना चाहिए, लेकिन इस्तीफा देना कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। जो फैसला दिया गया उस फैसले में ये देखिए, चुनाव आयोग ने भी ये बात कही थी कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो शायद उनका पक्ष ज्यादा मजबूत होता। अभी अरुण दीक्षित जी ने जो बात कही, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, जनता की निगाह में तो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ही है, और उन्होंने कहा भी है कि हम इस बारे में सड़क पर जाकर फैसला करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, मतदाताओं के बीच जाएंगे। एक और बात ध्यान देने वाली है नेहा जी कि नार्वेकर साहब ने जो फैसला सुनाया, 18 दिन बाद उन्होंने फैसला सुनाया है, लेकिन उनकी मंशा कोई फैसला सुनाने की थी नहीं। वे लटकाए रखना चाहते थे मामले को। वो तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने आदेश दिया था कि आप इस बारे में 10 जनवरी तक फैसला सुना दीजिए जी। तो ये उनकी मजबूरी थी कि उन्हें फैसला सुनाना था। अब अगर उद्धव ठाकरे गुट के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर देते हैं तो वो ये बात जानते हैं कि इसमें पूरी जनता की सहानुभूति उद्धव ठाकरे गुट के साथ होगी, तो वो उद्धव ठाकरे गुट को सहानुभूति भी नहीं मिलने देना चाहते जी। वो चाहते हैं कि कुछ इस तरह मामले को उलझा दिया जाए कि लोगों को ही समझ में ना आए। लेकिन महाराष्ट्र में आमतौर पर यह माना जाता है कि शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार। बाल ठाकरे ने शुरुआत की थी, उद्धव ठाकरे ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है, और जिस दमदारी से बाल ठाकरे ने शिवसेना को चलाया और उनकी जो भी बातें रही हो, लेकिन कई बार उन्होंने नैतिक मूल्यों का बहुत पालन किया, नैतिकता के रास्ते पर चले जी। बीजेपी कई बार उससे रास्ते से उतरी, एनसीपी उससे उतरी, लेकिन बाल ठाकरे की पार्टी अपने रुख पर अड़ी रही। जब वो बीजेपी से बड़ी पार्टी थी तब भी वो उनका यही रुख था, और बीजेपी से छोटी पार्टी भी तब भी उनका यही रुख है जी। लेकिन मुझे लगता है कि स्पीकर महोदय ने अपनी तमाम वफादारियों को जिस तरह से साबित किया और लगातार करते रहे, उससे लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हुई, संविधान के लोगों का विश्वास थोड़ा कम हुआ और दल बदलुओं को तवज्जो मिला। ये अच्छी परंपरा नहीं बनी है नेहा जी। बिल्कुल। अरुण सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो 2/3 बहुमत की बात होती कि 2/3 विधायक होने चाहिए, जब टूट हुई तब तो शिंदे गुट के पास 2/3 जो है विधायक नहीं थे, वो धीरे धीरे करके बाद में आना शुरू हुए। तो क्या इस टेक्निकलिटी को, कानून के इस पक्ष को भी ध्यान में रखा गया? नहीं, मुझे लगता है कि जो कानून के पक्ष अगर देखे जाएं तो पहले दिन एकनाथ शिंदे गुट को खारिज किया जाता, लेकिन चूंकि तैयारी थी मुंबई से लेकर दिल्ली तक की, सब कुछ मिला जुला था। अब आप बताइए, 18 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लटका के रखा गया, और वो भी तब तय किया गया जिस दिन आखिरी तारीख थी। तो ये पूरे एक लीग में थे, दिल्ली से लेकर और वहां तक सब चीजों को लटकाना था। देखिए, नैतिक रूप से तो जो आधार लिया गया कि भाई कांग्रेस के साथ चले गई है शिवसेना, बाला साहब ठाकरे के उसूलों के खिलाफ है, लेकिन वो एकनाथ शिंदे उन्हीं अजित पवार के साथ बैठने में कोई गुरेज नहीं कर पा रहे हैं, जिन पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप तो खुद प्रधानमंत्री ने लगाया था जी। लेकिन जैसे ही वो उनके गठबंधन में शामिल हुए, वैसे ही सार्वजनिक रूप से पुणे में मंच पर प्रधानमंत्री अजित पवार का कंधा ठोक रहे थे, जैसे बहुत अच्छा किया, आप वापस आ गए, बहुत बढ़िया है। तो आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि जितने संवैधानिक संस्थान हैं, जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, उनको सुनियोजित ढंग से तोड़ा जा रहा है। आप कर्नाटक की याद कीजिए, आप पूर्वोत्तर के राज्यों को लीजिए, आप मध्य प्रदेश को लीजिए, आप हरियाणा को लीजिए, कहीं भी कोई किसी तरह का वो नहीं है। जहां मतलब नैतिक, जिस पार्टी को, जिस अटल बिहारी और लालकृष्ण आडवाणी की जिस पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था, जिसकी ये माना जाता था कि अटल जी ने एक वोट के लिए अपनी सरकार गिरवा दी थी, अगर वो इस तरह से चल रहे होते तो शायद आज देश कहीं और होता। लेकिन चूंकि अब जो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, उन्होंने कानून, संविधान और बाकी नैतिकता को तिलांजलि दे दी है, एक किनारे कर दिया है।
तो ऐसे में हम यहाँ जब ये बात कर रहे हैं इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं मानना है, उन्हें ना कानून को मानना है, ना उन्हें संविधान को मानना है, और ना ही उन्हें नैतिक बातों को मानना है। अगर ऐसा होता, लेकिन अरुण सर, जनता को तो मानना ही है, जनता को तय करना है कि कौन सही और कौन गलत। हाँ, ये जनता ही करेगी अब। अन्यथा आप देखिए, एक ताजा उदाहरण है कि देश भर की महिला पहलवान रोती रह गई और सरकार ने उस आदमी को नहीं हटाया जिसके ऊपर सब आरोप लगे थे। तो ये जो चीजें हैं, बिल्कुल अहम ब्रह्मास्मि वाले भाव के साथ अगर नरेंद्र मोदी जी चलते हैं और उनके नीचे पूरी व्यवस्था उसी आधार पर चलती है, तो उसका फिर उसका लगता है कि अगर कुछ करेगी तो जनता ही करेगी, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आप अर्बन नक्सल हो जाएंगे, और कोई हो तो सबको कटघरे में खड़ा करने का जो एक सुनियोजित अभियान चल रहा है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये हमारे देश के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे संविधान के लिए, हालांकि संविधान तो अब मातुहीन हो ही चुका है, उसकी बातों को ही बदला जा रहा है, चीजें बदल रहे हैं, ये सबके लिए घातक है। और एक और बात है कि ऐसा तो नहीं कि हर कोई स्थायी रहता है, अगर कल को दूसरे दलों ने भी इन्हीं चीजों का अनुसरण किया तो फिर इनके साथ क्या होगा? ये स्थायी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तो ठीक है, बहुमत मिल गया विधानसभाओं में, उसमें लोकसभा में भी मिल सकता है, बड़ी बात है, ईवीएम पर बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में सब कुछ चलता रहता है जी। अगर ये नहीं सोचेंगे कि भाई अगर संविधान खत्म हो जाएगा, नैतिकता खत्म हो जाएगी, तो समाज चलेगा कैसे? राहुल नार्वेकर जी अगर नैतिक रूप से फैसला करते तो कहते ये सही है, अगर उनमें हिम्मत थी तो कहते एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे का वारिस है, तब तो माना जाता। अब उनका पुत्र अगर उनका वारिस नहीं है तो फिर कैसे, फिर कौन मानेगा इसको? ये जो चीजें हैं, तकनीकी आधार पर आप सच के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। झूठ कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लिया कि चुनाव आयोग के पास वो संविधान नहीं पहुंचा जिसमें उन्होंने बदलाव किया था, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ हो गया कि कल को ये भी कह देंगे कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पुत्र ही नहीं है। ये कौन सी बात है? तो ये तो चूंकि सब कुछ दिख रहा है, जिसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई है, हम लोकतंत्र नियमों की बात करते हैं, लेकिन हमें सब दिख रहे हैं कि इनकी वास्तविकता क्या है। और एक ही लाइन में, ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए बहुत घातक है। आज जो चीज शुरू हुई है, कल पैसे के बल पे किसी भी राज्य की, किसी भी प्रांत की और केंद्र की सरकार गिराई जा सकती है, तब फिर क्या होगा जी? वो अस्थिरता आएगी तब क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है। सवाल लगातार बने हुए हैं और महाराष्ट्र में ये जो राजनीतिक हलचलें हुई हैं, घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति पर एक जो है गहरा असर डाल रही हैं और इसीलिए इस राजनीतिक स्थिति को जो कि महाराष्ट्र की, इसको समझे जाने की बहुत ज़रूरत। आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अभय कुमार दानगे जी भी जुड़े हुए हैं लगातार, उनसे समझते हैं कि सर, अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि स्पीकर के ताज़ा फैसले को आप एनसीपी में हुई टूट से किस तरह से जोड़कर देखते हैं? किस तरह का संदेश एनसीपी के उन विधायकों को मिला है जो कि अजीत पवार गुट के साथ है और शरद पवार गुट के साथ भी? देखिए, ये नार्वेकर जी का जो रिजल्ट आया है, इसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है, ये सही बात है। अभी कल का वो जो अगर रिजल्ट हम आंखों के सामने अगर रखेंगे तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं अजीत पवार गट को मिलना ही है। और अभी देखिए, इस प्रकार से शरद पवार गट में जितने भी आमदार, जितने भी एमएलए हैं, उनको भी चल शुरू हो गई है। शायद ऐसा ना हो कि जो बचे कुछ एमएलए जो शरद पवार जी के पास है, वो भी ये नार्वेकर जी का रिजल्ट देखकर अजीत पवार जी के गुट में शामिल हो जाए। उस बात की देर नहीं लगेगी कि जितना भी अभी मनुष्य बल या जितना आमदारों की संख्या शरद पवार जी के पास है, वो कभी ना कभी जल्द से जल्द अगर बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन वो शायद अजीत पवार गट को जुड़ जाएगा। और ये बहुत बड़ी आशंका है, फिर तो बहुत बड़ी चुनौती है शरद पवार के सामने। हाँ जी, बिल्कुल। आने वाला जो समय है वो शरद पवार जी के लिए महाराष्ट्र के हिसाब से तो भी अच्छा नहीं दिख रहा है, और इंडिया गठबंधन के लिए भी। जी यस जी। प्रकाश सर, आप क्या कहते हैं इस बात पर जो अभय सर ने आशंका जताई है कि सबसे बड़ी चुनौती तो खड़ी हो गई शरद पवार के सामने? अभय जी ने बिल्कुल सही बात कही। शरद पवार गुट के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, अजीत पवार के सभी लोगों के सामने।
लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में जिस तरह से अनैतिकता का बोलबाला हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। आपने राजस्थान में देखा कि जो व्यक्ति उम्मीदवार है चुनाव में, मतदान एक सीट पर मतदान बाद में हुआ, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को वहां के मुख्यमंत्री ने मंत्री बना दिया, और जब चुनाव हुआ, मतदान हुआ, तो नतीजे में वो उम्मीदवार हार गया। यानी जो व्यक्ति चुनाव नहीं जीता और चुनाव होने वाला है, ये मतदाताओं को प्रभावित करने की कितनी बेशर्मी है कि देखिए, तो उससे मंत्री बना ही दिया है, उससे वोट दीजिए, लेकिन लोगों ने उस व्यक्ति को हरा दिया। ये चुनावी प्रक्रिया का ही मजाक बनाना जैसा हुआ कहीं ना कहीं। हर प्रदेश में बनाया जा रहा है, और पार्टियों के हाईकमान से जो अपेक्षा कभी अटल बिहारी वाजपेयी से थी और उन्होंने उसका पालन किया था। एक आप देखिए कि सदस्यों की सदस्यता, एक आरोप के कारण कई सदस्यों की सदस्यता चली गई थी, 12 सदस्यों की सदस्यता चली गई थी, और खुद संसद में ही सदस्यों ने प्रस्ताव रखा था कि क्योंकि इन लोगों ने अनैतिक कार्य किया है, इसलिए इनकी सदस्यता वापस ले ली जाए। तो वो नैतिक मापदंड अब कहीं नजर नहीं आते। नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरुण सर, अब आप क्या देखते हैं? एक तरह से ये माना जा रहा था कि अगर इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो महाराष्ट्र में स्थिति बहुत अनुकूल है और परेशानी होगी तो वो एनडीए गुट को होगी। अब इसके बाद क्या ऐसा है कि एनडीए गुट ने जो है खुद को अब बचा लिया है, खुद को संरक्षित कर लिया है, लेकिन चुनौती तो बड़ी खड़ी हो गई है अब इंडिया ब्लॉक के सामने? देखिए, 10 महीने बाद जब चुनाव होंगे नेहा जी, तब कौन किधर जाएगा ये देखना होगा। अभी सरकार 10 महीने की बची है, उसमें कुछ भी हो सकता है, अभी सब सरकार में शामिल रहेंगे। जो बात अभी कह रहे थे प्रकाश जी ने कही, जो सबसे बड़ा संकट है, आप देखिए अभी हमारी संसद में 141 सांसदों को इसलिए सदन से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वो बेल में चले गए थे। अब जो एक तरफा चीजें हो रही हैं और जो एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस व्यवस्था के लिए, क्योंकि नैतिकता तो पूरी तरह खत्म हो गई है। कल को आप इस तरफ आ जाइए, अगर आपको लोभ मिलेगा, लालच मिलेगा तो आप इस तरफ आ जाइए, दोनों तरफ बने रहिए, आपका नुकसान नहीं होना है। अब किसी बात का डर नहीं होगा। कभी भी किसी भी समय लोभ, लालच और भय के डर में सांसद, विधायक पाला बदल सकते हैं, लेकिन उनका नुकसान नहीं होगा। और ये चीजें आने वाले दिनों में केंद्र में सरकार जो है, राज्यों में जो सरकारें हैं, उनका बहुत कठिन रवैया, बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि विधायकों को अब लोभ लालच में ला करके अलग कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? उदाहरण सामने है। तो ये हमारी पूरी व्यवस्था के लिए, मैं फिर कहता हूं कि हमारे लोकतंत्र के लिए ये खतरा है। एनडीए और इंडिया तो वैसे ही कमजोर है, लेकिन एनडीए में जिस तरह की चीजें, आखिरकार लोग आ कहां से रहे हैं एनडीए में? इंडिया से ही आ रहे हैं। वही लोग जो कल तक भ्रष्ट से, वो आते ही एकदम साफ हो जाते हैं। तो ये अनैतिकता का जो माहौल है, जो बोलबाला है, ये इसका असर आज अगर आम आदमी को नहीं दिख रहा है तो आने वाले दिनों में जो पड़ेगा, जनता इससे उबर नहीं पाएगी। सबसे ज्यादा खामियाजा इस देश के लोकतंत्र और आम आदमी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग बिकने लगेंगे, विधायक और सांसद बिकने लगेंगे, तब फिर क्या होगा? क्या उम्मीद करेंगे आप? तो जो चाहेगा वो कानून पास होंगे, बिल्कुल, कौन रोकेगा? इस खतरे को कोई नहीं देख रहा है, और इस खतरे को, लोकतंत्र बचाने के लिए खतरे को देखना जरूरी है। महाराष्ट्र में जो हुआ है वो कल दिल्ली में भी हो सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। महाराष्ट्र एक बहुत जी अगर ये फैसला नार्वेकर जी सही फैसला दे देते और सच को आगे लाते तो एक मिसाल बनती और पूरे देश में ये चीजें रुकती, लेकिन अब रुकेंगी नहीं, अब और बढ़ेंगी। बिल्कुल। अबे सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब ये लगातार पहले दिन से ही जब बार बार लोकसभा की बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो महाराष्ट्र की भूमिका को काफ़ी अहम माना जाता है। और जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आई, जिस तरह से पहले शिवसेना को तोड़ा गया, उसके बाद अब एनसीपी को तोड़ा गया, तो अब क्या ये माने कि ये सीधी अगर लोकसभा चुनाव की लड़ाई की बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी या फिर इंडिया ब्लॉक, इसके पास यही रास्ता है कि अब सीधे जनता के पास जो है आप मोर्चा खोल दीजिए, अब जनता के दरबार में जाइए, तभी आप लोकसभा चुनाव में अपनी गुंजाइश देख पाते हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा जो है ये एनडीए को फायदा देता हुआ नजर आ रहा है अब इसके बाद से? देखिए, अभी इसका जो असर है वो लोकसभा के इलेक्शन में जरूर दिखेगा, लेकिन हम जैसा कहते हैं कि जनता आज का कल याद नहीं रखती है,
परसों का कल याद नहीं रखती है। अगर वैसा माना जाए तो भी 22 जनवरी को जो अयोध्या में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके बाद में की जो परिस्थिति रहेगी वो तो मुझे लगता है कि बीजेपी के फेवर में ही रहेगी। और जो अभी महाराष्ट्र का जो निकाल आया है, उस निकाल का और इलेक्शन होने तक का जो वक्त है, उसके अंदर बहुत सारा टाइम रहने की वजह से ये जो बात है वो लोकसभा इलेक्शन तक लोग शायद भूल जाएंगे। और जब वोट देने की बारी आएगी या वोट देने का जब वक्त आएगा, उस वक्त का चित्र, उस वक्त का माहौल शायद बहुत अलग रहेगा। जी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है महाराष्ट्र की जनता इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ध्यान में रखकर आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का जो प्रभाव महाराष्ट्र में जनता पर देखने को मिलता है और राम मंदिर का जो मसला है वहाँ पर अभी फिलहाल में उसका भी असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अभय कुमार सर आपका भी, प्रकाश सर आपका भी और अरुण दीक्षित सर आपका भी कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको स्ट्रेट टॉक कैसा लगा, आप अपना सुझाव हम तक अवश्य पहुंचाते रहिए। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके सामने कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे लेकर लगातार सामने आते रहें, उनको समझने की कोशिश करते रहें और ना सिर्फ उन समस्याओं को समझने की कोशिश करें बल्कि उनका समाधान क्या हो सकता है इस पर भी व्यापक और विस्तार से चर्चा करके उसको समझने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।